हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज में जेनेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने मेंडलिज्म को पूरी तरीके से पढ़ लिया था, अच्छे से देख लिया था मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे। और अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, रीडिस्कवरी करेंगे मेंडलिज्म की, और उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस और क्रोमोसोमल डिजीज जो है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मेंडलिज्म के बाद तीन साइंटिस्ट आए, डी व्रिस्क और वॉन टेस्मार्क। इन 90s रीडिस्कवरी करते हैं मेंडल्स की। मेंडल एक्सपेरिमेंट थोड़े से मैथमेटिकल्स थे, और उस टाइम पे आपका एवोल्यूशन की थ्योरी चल रही थी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी चल रही थी, जिसके चलते उन्हें नजरअंदाज किया गया, उनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना गया, और मैथमेटिक कल अप्रोच थी उनकी, इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने जल्दी से उसे कंसीडर नहीं करा। लेकिन इन 90s तीन साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी को रीडिस्कवर किया, उनकी थ्योरी को लिया और फिर से क्या करा, पब्लिश करवाया। देन अब बात करते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बोवेरी ने दी थी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली दी गई थी सटन एंड बोवेरी के द्वारा इन 1902 में। उसके बाद इसमें था क्या, देखो, जो मेंडल के फैक्टर्स थे, मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, मेंडल ने कहा था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर जाते हैं, ये आपके पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि क्रोमोसोम है, आपके जो फैक्टर्स हैं वो है आपके क्रोमोसोम, या फिर आप बोलो वो है आपके जीन। ठीक है, जीन को ही वो फैक्टर बोल रहे थे, और जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में, अपने प्रोजनी में जो आपके क्रोमोसोम है उसके थ्रू आपका जीन क्या करता है, ट्रांसफर होता है। आइए देखते हैं। ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी कैरिड इन दी स्पर्म एंड एग सेल। आपको पता है गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड एग सेल होता है। ठीक है, तो जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है जिसे हम जीन बोलेंगे वो आपके कहां होने चाहिए, स्पर्म और एग सेल में होने चाहिए। एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स जिसे हम जीन कह रहे हैं वो न्यूक्लियस कैरी करता है। न्यूक्लियस में भी कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम कैरी करता है। मेंडलिज्म के जो अलील्स है, मेंडलिज्म के जो अलील्स हैं, ठीक है, वो आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मेंडलिज्म के जो अलील्स है वो पेयर में होते हैं। तो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, आल्सो फाउंड इन पेयर। एंड स्पर्म और एग हैव द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड सेट। तो आप क्या बोलोगे, जो गैमेट्स आपके, स्पर्म है आपका, एग है, वो हैप्लॉइड सेट है। जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो डिप्लॉइड सेट बन जाता है। ठीक है, जीन्स जो है आपके लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे इन लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर में एक जीन है, इस जीन पे एक लीनियरली ऑर्डर में आपका क्या लगा होगा, जीन्स लगे होंगे। ये क्रोमोसोम है, देखो क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं, एक जीन है, दो जीन है। डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं टू जीन्स ऑफ ईच काइंड। होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, दो जीन पाए जाते हैं ईच काइंड के। जो भी कैरेक्टर है जीन 1 शो करेगा, जो भी कैरेक्टर है जीन 2 शो करेगा। ठीक है, अब देखो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं ये साइनेप्स करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस एंड गेट सेपरेटेड टू पास इनटू द डिफरेंट सेल ड्यूरिंग द। जो आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इनमें होता है आपका साइनेप्स। साइनेप्स मींस मिक्सिंग होती है, जैसे जो आपका मेल है, फीमेल है, उससे जो क्रोमोसोम आते हैं वो फ्यूज करते हैं, उनके कैरेक्टर इंटरमिक्स करते हैं, रिकंबाइन करते हैं। ठीक है, अब उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो नए कैरेक्टर बनेंगे, वेरिएशन आएगा। यही तो आपका क्या है, बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कि कैसे सेग्रीगेशन होता है कैरेक्टर्स का। ठीक है, वो होता है मियोसिस के अंदर और क्रोमोसोम्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो अ गैमेट रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, thus only one gene of for a trait and paired condition restore हो जाती है after the fusion of gamete। होता क्या है आपके पास, टोटल आपके ह्यूमंस के, एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है,
एक ह्यूमन के अंदर डिप्लॉइड सेट, अगर आप डिप्लॉइड की बात करोगे तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम, जिसे हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में से ओनली 23 क्रोमोसोम ही पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। मींस मेल के 23 क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल के 23 क्रोमोसोम आएंगे, और डिप्लॉइड ही आपकी मेंटेन होगी जब वो फ्यूज कर जाएंगे। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इट कैन बी डिप्लॉइड। ठीक है, इट शुड बी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी डिप्लॉइड स्टेट है वो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट ही आती है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें क्रोमोसोम के बारे में बता दिया कि जीन है, जो आपके फैक्टर्स है वो जीन है, जीन क्रोमोसोम पे पाया जाता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम आके फ्यूज करते हैं, फिर से डिप्लॉइड सेट बन जाता है। अब इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट करे, किस पे करे? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे करे, फ्रूट फ्लाई पे करे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे दिया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये थ्योरी सही है। ठीक है, तो इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों चूज करा? क्योंकि ये सिंपल आपकी लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता था। इन्हें लाइफ साइकिल इनका बहुत शॉर्ट था, 2 वीक्स का लाइफ साइकिल था इनका। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाते थे सिंगल मेटिंग्स में, और इनका मेल और फीमेल जो सेक्स था वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड था। इसलिए इसे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूज करा। ठीक है, तो आप याद रखोगे क्यों चूज किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, क्या स्टडी करा थॉमस हंट मॉर्गन ने? थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस करे ड्रोसोफिला पे। क्या स्टडी करने के लिए? जीन्स दैट आर दी सेक्स लिंक्ड, ऐसे जीन्स की स्टडी करें जो कि सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में ट्रांसफर होते हैं, उन जीन्स की स्टडी के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस किए गए बहुत सारे ड्रोसोफिला पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या ली गई? देखो, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थॉमस हंट मॉर्गन ने ली? तो थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व दैट व्हेन 2 genes in dihybrid cross are located on the same chromosome, अगर 2 जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, द प्रपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी के अंदर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा आया अदर देन दी नॉन पेरेंटल। ठीक है, मतलब जब इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखे, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस आपने देख रखा होगा, उसमें क्या होता है? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर एक जीन है जो कि लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे, तो उसमें आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा था रेदर देन दी नॉन पेरेंटल मतलब नया जो आपका बना था रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, जो आपका साइनेप्स हुआ था, यहाँ पे साइनेप्स की वजह से नए कॉम्बिनेशन बने होंगे, तो न्यू कॉम्बिनेशन कम थे एज कंपेयर टू दी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा था आपका। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन रहा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रहा? सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका था, देखो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप फाउंड दैट व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन the same chromosome, some genes are tightly linked and some genes are loosely linked। ठीक है, some genes कैसे थे? tightly linked थे, जबकि some gene कैसे थे? loosely linked थे। तो जो tightly linked gene होंगे वो little recombination शो करेंगे, tightly linked so little recombination, and loosely linked जो होंगे वो शो करेंगे higher percentage of recombination। ठीक है, इसमें क्या है भाई? इसमें है आपके क्रोमोसोम साइनेप्स करते हैं, क्रोमोसोम टाइटली अगर लिंक्ड होते हैं तो आपका लिटिल रिकॉम्बिनेशन हो पाता है, जबकि अगर लूजली आपका क्या होगा? लिंक्ड होगा, तो वो उसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन मींस थी ये वन पेरेंट से आए, ये दूसरे पेरेंट से आए, क्रोमोसोम दोनों मिलेंगे, रिकंबाइन करेंगे, उनके जीन्स नए कैरेक्टर्स को शो करेंगे, नया एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? टाइटली लिंक्ड को लिटिल रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड को बोलेंगे आपका हायर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो एक इक्वेशन बनती है आपकी, क्या इक्वेशन है? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंकेज। तो देखो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन रहेगा उतना ही ज्यादा आपका डिस्टेंस बिटवीन जीन रहेगा एंड उतना कम आपका लिंकेज होगा। ठीक है, लिंकेज मींस भी आपका परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम होना चाहिए। अगर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम है मतलब लिंकेज ज्यादा है, आपकी टाइटली लिंक्ड है।
हायर लिंकेज सोल्स द लिटिल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जितना टाइटली लिंक्ड करेगा जीन उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन कर पाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ था, एक फीमेल येलो बॉयड व्हाइट आई और एक मेल था जो वो ब्राउन बॉडीड रेड आई था। ठीक है, इनका F1 जनरेशन करवाया, देन इसको F1 जनरेशन को क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था। इसकी फाइंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंडिंग रही इनकी, देखो क्रॉस ए जब इन्होंने करवाया तो इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या देखा, कम है। डिस्टेंस बिटवीन जीन कम था। ठीक है, दो जीन पास पास लोकेटेड थे। अगर आप देखोगे तो इस पे दो जीन ए और बी पास पास लोकेटेड थे। डिस्टेंस कम था तो आपका रिकॉम्बिनेंट कितना आया, बहुत कम आया। रिकॉम्बिनेंट भी क्या आया, कम आया। और जो आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% आया। जबकि क्रॉस बी जब इन्होंने करवाया तो इस वाले जीन पे इन्होंने डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा हुआ, जब डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेंट भी देखो 37.2% हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस रिलेटेड हो गया कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस बिटवीन जीन पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है लिंकेज के। तो ये था आपका मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आपका जो आपके अल्फ्रेड स्टुवर्ट थे, ये मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने कुछ और क्या करा, एक्सपेरिमेंट नहीं करा इन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशन लिए। क्या करा इन्होंने, क्रोमोसोम्स के मैप बनाए, इन्होंने जेनेटिक मैप बनाए। कैसे बनाए देखो, ही डिटरमाइंड द जीन्स of the Drosophila that are arranged linearly order। linearly order में आपके ड्रोसोफिला के जीन्स अरेंज थे, उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिटरमाइन किया और इन्होंने क्या करा, मेजर करा डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स का डिस्टेंस मेजर करके दिखाया इन्होंने और क्रोमोसोम मैप बनाए। ठीक है, विद द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने डिस्टेंस की यूनिट भी दी 1 सेंटीमॉर्गन। 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमॉर्गन एंड 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट दी 1% क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब है 1% क्रॉसिंग ओवर। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट का पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके अल्फ्रेड स्टुवर्ट ने किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म। तो आइए हम पढ़ते हैं कैसे हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो देखो, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जरूरी है कि क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम्स का होता है, जबकि एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, तो विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ही आप जो मेल एंड फीमेल है उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हो। तो देखो, दो टाइप के मैकेनिज्म है हमारे पास, जिसमें है मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब है मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मतलब सेक्स क्रोमोसोम जो होगा उसमें दो डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, आपके गैमेट होंगे। जबकि फीमेल हेट्रोगैमेटी का मतलब है फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी वो दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट करेगी इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखो XX XY टाइप है एक, जो कि ह्यूमंस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है। याद रखना, एग्जांपल याद रखना इनके कि XX XY टाइप ह्यूमंस के अंदर, इंसेक्ट के अंदर होता है, जबकि XXXO टाइप आपका ग्रास ऑफर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो फीमेल हेट्रोगैमेटी है वो हमें बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ZZW टाइप मींस इसमें ZW जो होगा ये फीमेल का गैमेट होगा। ठीक है, और ये मेल का गैमेट होगा। जबकि XXXO टाइप में आपका ये आपका मेल होगा XO। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स हो गए और ये आपका फीमेल होगा। ठीक है, और इसमें जो ये है आपकी फीमेल है, ये आपका मेल का गैमेट है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका। तो XXXY टाइप का है। देखो, पहले हम पेरेंट्स को देखेंगे। पेरेंट्स क्या है, फादर है एंड मदर है। फादर के जो जीनोटाइप है वो है 44 प्लस XY। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे हम 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं। 46 क्रोमोसोम में से आपके कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम में से आपके 44 हो जाएंगे ऑटोसोम और एक पेयर हो जाएगा आपका क्या, एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। तो देखो 44 सेम ही है दोनों में, लेकिन XY आपका क्या हो गया, मेल का जो गैमेट है, और XX जो है
आपका फीमेल का गैमेट है। तो फादर के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से आपका बनेगा गैमेट। गैमेट क्या बनेगा, 22 प्लस एक्स, ठीक है, 22 प्लस एक्स बन सकता है या 22 प्लस वाई बन सकता है। और फीमेल में तो एक ही चांस है, 22 प्लस एक्स बनेगा। जब गैमेट बन गया, अब ये 22 प्लस एक्स अगर 22 प्लस वाई से मिलता है, 22 प्लस एक्स से मिलता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, आपका डबल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आया तो आपका फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। अगर 22 प्लस वाई आया फादर से, इफ फादर से 22 प्लस वाई आया और ये एक्स के साथ मिलता है, तो 44 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, दैट इज मेल चाइल्ड। तो इस तरीके से 50-50% चांसेस होते हैं, 50% आपका मेल होने का चांसेस है, 50% आपका फीमेल चाइल्ड होने का चांस है। देयर इज 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी हनी बीज। हनी बीज एक अलग सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका रखती है, जिसको बोलते हैं हम हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉइड क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं पहले से। देखो, फीमेल है आपका 32 क्रोमोसोम रखती है, मेल के अंदर होते हैं ओनली 16 क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो आपकी फीमेल है वो मियोसिस द्वारा अपने क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। गैमेट इन फीमेल आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस, तो 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएगा। जबकि मेल में जो गैमेट होते हैं वो आपके बनते हैं ड्यू टू माइटोसिस, और माइटोसिस से अगर आपके गैमेट बन रहे हैं तो सेम क्रोमोसोम रहेंगे, इसमें माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम बदलते नहीं है, सेम रहते हैं। तो 16 क्रोमोसोम ये हो गए। अब क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। अगर 16 क्रोमोसोम मेल के 16 क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन करते हैं तो बनाएंगे 32 क्रोमोसोम, एंड ये होगा आपका फीमेल या फिर क्वीन या फिर वर्कर बी। ये हो गया आपका डिप्लॉइड फेज। जबकि जो आपका एग है 16 क्रोमोसोम वाला, वो अनफर्टिलाइज रह जाएगा और उसमें होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से आपका क्या बनेगा, मेल बनेगा, जिसे हम ड्रॉन भी बोलते हैं, जिसके पास क्रोमोसोम ओनली 16 ही होते हैं। तो मेल जो होते हैं अनफर्टाइल होते हैं, दीज आर अनफर्टाइल, आगे ये आपके प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फर्टाइल, ठीक है, आगे ये प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो मेल होते हैं उनकी खास बात याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो मेल होते हैं प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, माइटोसिस से प्रोड्यूस करते हैं। सो दे नाइदर हैव फादर नॉर हैव सन, फादर नहीं होता इनका, ना इनके सन होते, बट इनके ग्रैंडफादर होते हैं एंड ग्रैंडसन होते हैं, ठीक है, समझ गए। इधर आपका डिप्लॉइड फेज है, इधर आपका हैप्लॉइड फेज है, इसीलिए बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। ये आप अच्छे से नोट कर लोगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जो डिजीज है, डिजीज की ट्रेट देखते हैं कि किस जनरेशन से वो ट्रेट ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट सेवरल जनरेशन ऑफ ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री इज कॉल्ड, डायग्राम इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों में किसी में डिजीज रही होगी, फिर हमारे फादर मदर में आई, देन वो चिल्ड्रन में आई। तो एक ट्रेट को पहचानने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और जो आपकी फैमिली ट्री बनती है उसे बोलते हैं पेडिग्री डायग्राम, ठीक है, पेडिग्री डायग्राम या पेडिग्री एनालिसिस। देखो एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज है आपका, आप जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हो किसी भी डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए। आप इसका ओरिजिन देख सकते हो कि वो ट्रेट ओरिजिन कहां से हुई है, कहां से स्टार्ट हुआ है। फ्लो ऑफ ट्रेट देख सकते हो कि उसका फ्लो कैसे हुआ है, पेरेंट से मदर, मदर से सन्स में गया है, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सप्रेसिव रिसेसिव एलील्स दैट कैन बी कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर। हमें पहले ही पता चल जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज बता देगा कि ये जीन अफेक्टेड है, ये आपका डिजीज किसी भी सन में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। एंड पेडिग्री जो है हार्मफुल इफेक्ट को बता सकता है दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में। अगर दो क्लोज रिलेटिव आपके अगर मैरिज कर रहे हैं, और क्या उसकी पॉसिबिलिटीज है डिजीज होने की, क्या नहीं है, तो इससे हम ये सब जान सकते हैं। हम पहले से हमें पता चल जाएगा क्या डिजीज हो सकती है अगर हम मैरिज करते हैं। तो देन आपके इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर आप एक इस तरीके से बॉक्स बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, तो उसे मेल बोलते हैं। अगर आपका सर्कल है तो उसे फीमेल बोलते हैं। और जो ये आपका स्क्वायर है ये बताता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर ऐसा स्क्वायर बना है तो अनस्पेसिफाइड। अगर ये जो आपके स्क्वायर है
सर्कल है और ये जो आपका स्क्वायर है, ये अगर ऐसे शेडेड है तो शेडेड आपका क्या दिखाता है, ये आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल को दिखाता है कि ये डिजीज इसमें है, ठीक है, ये डिजीज इसके अंदर है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, फिल कर देते हैं या फिर हम इसे शेड कर देते हैं। अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन है तो इसे हम बोलते हैं मेटिंग हो रही है इन दोनों में, और अगर डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन दी क्लोज रिलेटिव बोल सकते हो, आप बोल सकते हो रिलेटिव्स के बीच में क्या है, मेटिंग है, कॉन्सेंजिगनस मेटिंग बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और अगर ऐसे बॉक्स के अंदर 5 लिखा है तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग में है, ठीक है। और अगर ये वाली पेडिग्री बनी हुई है, देखो अगर ऐसा डायग्राम बना और ये फील्ड है तो इसका मतलब है जो अफेक्टेड है, चाइल्ड अफेक्टेड है। देखो ये पेरेंट है, ऊपर वाले पेरेंट है, नीचे वाला चाइल्ड है, तो चाइल्ड अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले पेरेंट है, नीचे आपके चिल्ड्रंस है, ठीक है। और लेफ्ट से राइट में बर्थ का ऑर्डर होगा, फर्स्टली बर्थ हुआ है आपके फीमेल का एंड देन हुआ है मेल का, तो ऐसे हम पेडिग्री को शो करते हैं। फिर अब हम देखते हैं पेडिग्री बनती कैसे है। देखो दो पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है और आपकी एनसीईआरटी ने दी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी वाली करके ही जानिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट मींस होगा आपका मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। देखो जो आपका फीमेल है वो कैरियर था इसमें, एंड ये जो मेल है इन दोनों में मेटिंग हुई, देन आपका जो फर्स्ट जनरेशन बना या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी प्रोजेनिस बनी उसमें ये आपकी फीमेल हुई, ठीक है, जो अनअफेक्टेड थी, मेल हुआ जो अफेक्टेड है, फिर आपका मेल हुआ अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड मेल ने अब फीमेल से क्या करा, मेटिंग करा, और मेटिंग करने के बाद एक और नई प्रोजेनी बनी जिसमें तीनों के तीनों क्या थे, अनअफेक्टेड थे। ऐसे ही आगे देखोगे तो एक और फीमेल थी जो अफेक्टेड थी, उसने अनअफेक्टेड मेल के साथ मेटिंग करी और फिर उसकी जनरेशन बनी, इसमें आपका फीमेल क्या आई, अफेक्टेड आई। तो आप देख रहे हो इसमें मेल और फीमेल दोनों बोथ आर अफेक्टेड, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑटोसोमल है, डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अब सेकंड है आपकी पेडिग्री, वो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट में क्या होगा, इसके अंदर आपके क्या होंगे, पेरेंट जो होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, पेरेंट अनअफेक्टेड दिखेंगे। देखो पेरेंट आपके अनअफेक्टेड थे लेकिन चिल्ड्रंस में वो डिजीज क्या हो रही है, सो हो रही है, इसे रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में ये आपके पेरेंट है, ये आपके पेरेंट के मेटिंग के वजह से ये आया आपका फर्स्ट प्रोजेनी बनी मेल, सेकंड प्रोजेनी बनी फीमेल, सेकंड भी आपकी मेल बनी जो कि अफेक्टेड हुई, ठीक है। ऐसे सिकल सेल एनीमिया था, फिर आपका फीमेल को भी सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे फिर आपकी एक और जनरेशन देखोगे तो इस फीमेल ने मेल के साथ मेटिंग करी, नेक्स्ट जनरेशन में मेल क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये है आपके सिकल सेल एनीमिया। तो इस तरह की पेडिग्री बनती है, आपको याद रखना है कि ये पेडिग्री है। आप जनरली भी पेडिग्री बना सकते हो, जितनी आपको जनरेशन पता है, आपको ग्रैंडफादर और फादर और आपके न्यू जनरेशन, आप उससे भी ये पेडिग्री बना सकते हो, ये देखने के लिए कि ये डिजीज कहां से कहां ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पार्ट सेकंड जेनेटिक्स का, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर करा, पेडिग्री कवर कर ली इसके अंदर हमने, और इसमें हमने कवर कर लिया, इसमें हमने बाकी के जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो हम नेक्स्ट आपके पार्ट पे करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें वीडियो को।